Assalamu alaikum students, welcome to my channel Principles of Accounting ICOM Part 1 की series of lecture में today we are going to study the important terms and concepts of principles of accounting. So students, all of you must be so excited today क्योंकि इन्हीं important terms and concepts को understand करने के बाद ही we will be able to understand the theoretical and practical part of the प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। यही इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स हैं या बेसिक्स हैं और इन्हीं को क्लियर करके ही हम अपने सब्जेक्ट को लेके आगे चल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक स्टोरी या एक एग्जांपल को साथ लेके चलेंगे सो दैट हमारी ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स बेटर क्लियर भी हो जाए और ये टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स मिक्स भी ना हो। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू आवर एग्जाम्पल और स्टोरी। सो सबसे पहले तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं देयर इज़ अ पर्सन और लेट्स से इट्स मी हु वांट टू रन और ओन अ बिजनेस। So let's say Miss Saira want to own or to have a business और इसके लिए she plans some वो प्लान करती हैं कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में she plans for घी, चीज़, बटर और लेट्स से हनी सेल करना चाहती हैं। ये तो हो गया बेसिक प्लान, लेकिन इस प्लान के लिए मिस सायरा नीड्स टू इन्वेस्ट सम मनी ताकि उनकी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथली रन हो सकें। सो मिस सायरा हैव सम सेविंग्स, उसमें से मिस सायरा कैश के तौर पे 50,000 जो है उसको सेपरेट कर देती हैं और 20,000 की ये प्रोडक्ट्स खरीद लेती हैं, ईच ऑफ दिस ऑफ 5,000 रुपीज़। नाउ यहाँ पे द इम्पॉर्टेंट इज़ कि मिस सायरा इस बिज़नेस को क्यों रन करना चाहती हैं, क्यों इस बिज़नेस को ओन करना चाहती हैं। सो कोई भी बिज़नेस की जो किसी भी बिज़नेस को ओन करने का, रन करने का जो वन ऑफ द मॉनेटरी रीज़न होती है दैट इज़ द अर्निंग प्रॉफिट। सो अर्निंग प्रॉफिट के पर्पस को लेके मिस सायरा जो है वो ये बिज़नेस रन कर रही हैं। Here student we got some definitions। सबसे पहले जो डेफिनेशन हमें मिली है दैट इज बिजनेस। Here the business is any activity undertaken to earn profit is called business. Second definition from this story is proprietor. Now see, proprietor कौन है? Proprietor is the person, अब यहाँ पे proprietor जो है मिस सायरा है क्योंकि मिस सायरा हैज़ इन्वेस्टेड सम मनी एंड सम गुड्स। प्रोप्राइटर इज द पर्सन or who
who invests in form of cash and goods to run the business. Okay. The third definition from our story we got is the capital. ये वो अमाउंट है जो प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट की है टू स्टार्ट द बिजनेस. The definition of capital is the amount. It is the amount with which the trader starts the business. यहाँ पे मिस सायरा ने जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं विद द पर्पज़ ऑफ रीसेलिंग. रीसेलिंग के पर्पज़ से मिस सायरा ने ये 4 चीज़ें खरीदी हैं ऑफ 5000 अमाउंट सो दैट वो इनको आगे रीसेल कर सकें. सो दीज आर द गुड्स, merchandise, now let's say मिस सायरा को ये चीज़ें सेव करने के लिए या प्रॉपर शेल्फ करने के लिए एक स्टोरेज अप्लायंस चाहिए सो दैट इनका टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और ये प्रॉपरली शोकेस भी हो जाए. इसके लिए मिस सायरा एक स्टोरेज रैक खरीद लेती हैं ऑफ द अमाउंट 15,000. अब ये इसमें से खरीदा गया है और साथ ही मिस सायरा को ज़रूरत पड़ती है इन प्रोडक्ट्स की फॉर हर पर्सनल यूज़. तो मिस सायरा क्या करती हैं, वो यहाँ से ईच ऑफ द प्रोडक्ट वो 1000 अमाउंट की या 1000 वर्थ की अपने पर्सनल यूज़ के लिए विदड्रॉ कर लेती हैं. सो मिस सायरा हैज़ विदड्रॉन 1000 worth ghee, 1000 worth cheese and of same worth butter and honey for her personal use. Here we got some new terms and concepts जिसमें से है one of these is drawings. Students, ये वो कैश या वो गुड्स हैं जिसको प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए विदड्रॉ कर ले फ्रॉम द बिजनेस. सो हेयर इन द केस वी हैव मेंशन्ड कि मिस सायरा ने 1000 ईच प्रोडक्ट जो है वो 1000 वर्थ की अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से निकाल ली है. नाउ सी, यहाँ पे जो हमारी गुड्स 20,000 की, it would be less with 4,000 or total amount of the capital will also be reduced. So, जैसा हमने पहले कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी थी, the amount with which the trader starts the business is called the capital. Now drawings जो है, this is the reverse of the capital. Say the cash or goods
taken away or withdrawn. Taken away by the owner, क्योंकि ये उसी की इन्वेस्टमेंट है और वही इसको विड्रॉ भी कर सकता है. सो यहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन कि इट रिड्यूसेस द कैपिटल. Here in our case 4,000 amount of the capital is now reduced. पहले जो मिस सायरा की टोटल इन्वेस्टमेंट थी, ये टोटल कैपिटल था, that was 70,000. now it reduced to 4,000. और लेट्स से हम यहाँ पे ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि मिस सायरा ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 का कैश भी विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द बिजनेस. सो जो भी मिस सायरा की अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट में से कैश विड्रॉ करें या गुड्स विड्रॉ करें, दैट इज़ कॉल्ड द ड्राइंग्स. और जितनी अमाउंट की ड्राइंग्स विड्रॉ की हैं उसी अमाउंट से टोटल अमाउंट ऑफ द कैपिटल विल बी रिड्यूस. नाउ से मिस सायरा ने 4,000 की गुड्स और 5,000 का कैश रिड्यूस कर दिया है. अब जो हमारे पास कैपिटल होगा 45,000 कैश रह जाएगा और 16,000 की गुड्स. पहले जैसे कैपिटल था 50,000 plus 20,000. now it is reduced to 45,000 plus 16,000, which is equal to 61,000. Now let's say यहाँ प्रोप्राइटर ने रीसेल के पर्पस से कुछ चीज़ें खरीदी हैं. These are घी, चीज़, बटर एंड हनी. So these are our purchases. Now we got another definition and concepts, that is purchases. Purchases are the total goods that have been purchased for the purpose of resale. We will write the definition. आप बस in short ये समझ लें, goods purchased are purchases. और ये परचेजेस सम टाइम कैश पेमेंट पे होती हैं और सम टाइम प्रोप्राइटर को या बिजनेस को कुछ इस तरह की डीलिंग मिल जाती है जिसमें उन्होंने किसी फ्यूचर डेट पे अमाउंट पे करना होती है. सो परचेजेस आर ऑफ द टू टाइप्स. वन इज कैश परचेजेस मीन्स ऐसी परचेजेस जिनकी पेमेंट एट द स्पॉट कर दी हुई होती है, यानी जब आप प्रोडक्ट को एक्वायर करते हैं उसी मोमेंट पे कैश पेमेंट हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड द कैश परचेजेस. द अदर वन इज़ क्रेडिट परचेजेस. और ये वो परचेजेस हैं जिनकी पेमेंट एट सम फ्यूचर डेट करनी है या ड्यू है. इसी तरह से ये प्रोडक्ट्स क्योंकि रीसेल के पर्पस से ख़रीदी गई हैं, इसमें आपकी जो सेल्स होंगी आप ये प्रोडक्ट्स सेल करेंगे. या मिस सायरा यहाँ पे हमारी आर मेंशन्ड एग्जांपल और स्टोरी, मिस सायरा आर प्रोप्राइटर हैज सेल्ड सम प्रोडक्ट्स, सम ऑफ घी और चीज़. तो ये प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, जितनी अमाउंट में सेल होती जाएंगी, लेट्स से इट इज़
हम कह लेते हैं कि हमारे पास सेल आउट हो गई है सम 1000 का घी और 500 अमाउंट का बटर एंड 1000 अमाउंट का हनी। सो हमारी जो टोटल सेल्स हुई हैं वो हैं 2500। सो सेल्स आर द गुड्स सोल्ड आउट। और same as the case of purchases, sales are also of two types. One is cash sales, other one is credit sales. और same as mentioned in purchases, वो प्रोडक्ट्स जिनकी पेमेंट प्रोप्राइटर को या बिजनेस को एट द पॉइंट ऑफ सेलिंग रिसीव हो गई है, दैट सेल्स आर कॉल्ड कैश सेल्स। उसी तरह से सम टाइम प्रोप्राइटर को भी सेल आउट करनी होती है कुछ चीज़ें फॉर सम फ्यूचर डेट जिसकी उनको रिसीव टोटल कैश जो उसकी रिसीव है वो सम फ्यूचर डेट पे होगी, दैट इज़ कॉल्ड द क्रेडिट सेल्स। स्टूडेंट्स, परचेजेस में हमने बात की क्रेडिट परचेजेस की और सेल्स में बात की क्रेडिट सेल्स की। सो स्टूडेंट्स, परचेजेस में हमने बात की है क्रेडिट परचेजेस की और सेल्स में हमने बात की है क्रेडिट सेल्स की। अब हमारी जो क्रेडिट परचेजेस हैं उनकी पेमेंट हमने पे करनी है। सो दैट इज़ आवर क्रेडिट, जो हमारा उधार है जो हमें सम फ्यूचर डेट या डे पे करना है। तो टू होम जिसको हमने वो अमाउंट पे करनी है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द क्रेडिटर्स और आर अकाउंट्स पेएबल। या आप इस तरह से भी देख सकते हैं इसको कि हम क्योंकि अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ में डिफरेंट लोगों से चीज़ें खरीद रहे होंगे तो हमारे क्रेडिटर्स एक से ज़्यादा होंगे और ये वाले जो क्रेडिटर्स हैं हम उनको अकाउंट्स पेएबल में विद देयर नेम ट्रेड करते जाएंगे। नेक्स्ट आर डेटर्स। जिस तरह से हमने क्रेडिट परचेजेस की थी उसी तरह से हमने क्रेडिट सेल्स भी की थी। सो दीज आर द पीपल या पर्सन्स टू होम जिन्होंने हमें कुछ पेमेंट करनी है फॉर आवर क्रेडिट सेल्स और इनको हम मेंटेन करेंगे इन आवर अकाउंट रिसीवेबल्स। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से जैसे जैसे हम सेल्स करेंगे और कुछ परचेजेस भी करते जाएंगे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन करने के लिए, उसी तरह से हमें कुछ सेल्स पे रिटर्न भी होगा। यानी हम कोई चीज़ें सेल्स करेंगे और वो हमें रिटर्न होगी बिकॉज ऑफ सम किसी फॉल्ट की वजह से, किसी एरर की वजह से, किसी या कोई भी और इशू हो सकता है, उसकी वजह से हमें सेल्स रिटर्न का फिनोमेना फेस करना पड़ा। सो दैट इज़ कॉल्ड द रिटर्न इनवर्ड। अब ये सेल्स क्योंकि हम कर चुके थे, ये सेल्स आउटसाइड थी और ये सेल्स या ये गुड्स जो है वो वापस रिटर्न होने की वजह से दिस इज़ कॉल्ड द रिटर्न इनवर्ड।
से अगर हम कोई चीज़ बाय कर चुके हैं और देन उसके बाद हम उसको रिटर्न कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द परचेजेस रिटर्न। अब ये रिटर्न क्योंकि आउटवर्ड हो रही है, यानी हम एक प्रोडक्ट या एक गुड्स जो है उसको अपनी फैक्ट्री में या अपनी यूनिट में ले आए थे और उसके बाद उसको रिटर्न किया है। सो दिस इज़ कॉल्ड द रिटर्न आउटवर्ड। स्टूडेंट्स, अगर बिज़नेस एक्टिविटीज़ में ख़र्चों की बात करें तो दो टर्म्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल्स और थ्योरी में। दीज टर्म्स आर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर्स। सो स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस ये वो खर्चे हैं जिनका यूजेज या फ़ायदा फुली जो है वो एक करंट डिस्कशन टाइम में या एक करंट पीरियड ऑफ टाइम में हमें रिसीव हो चुका हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपेंसेस। और वो एक्सपेंसेस या वो खर्चे जिनका यूजेज जो अभी फुली यूटिलाइज नहीं हुए, जिनकी हम पेमेंट कर चुके हैं लेकिन उनसे हमें कोई अभी फ़ायदा नहीं मिला या उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सके, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपेंडिचर। अगर हम एक्सपेंडिचर इज टेक्स प्लेस व्हेन एसेट्स और सर्विसेज अक्वायर्ड। इसकी आप सिंपली फ़िलहाल यही डेफिनेशन लिखेंगे कि एक्सपेंडिचर्स टेक प्लेस व्हेन एसेट्स और सर्विस आर अक्वायर्ड। और एक्सपेंसेस में हम लिखेंगे it means an expenditure whose benefit or usage is immediately received, such as salaries और rent या फिर हमारा बिजली का बिल हो सकता है। यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। सैलरीज हैं, इसमें हमारा रेंट आ जाएगा, लेकिन इसी तरह से हमारे मेंटेनेंस, क्योंकि मेंटेनेंस का फ़ायदा जो है एक प्लांट या एक बिल्डिंग को मेंटेन करने का फ़ायदा जो है वो एक ही मंथ में या एक ही पर्टिकुलर टाइम पे रिसीव नहीं होता। उस मेंटेनेंस की वजह से वक्त का वक्त जो है वो उससे हमें फ़ायदा मिलता रहता है। तो इसलिए मेंटेनेंस का जो खर्चा आता है दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपेंडिचर। इसी तरह से अगर कोई बड़ी मशीनरी ख़रीद ली है, कोई प्लांट ख़रीदा है, उसका जो खर्चा है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द एक्सपेंडिचर, क्योंकि उस प्लांट का जो खर्चा है वो हमें जिस टाइम पे हम बात कर रहे होंगे या जिस टाइम पे हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, हमारे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होंगे, उस वक्त तक भी रिसीव हो चुका होगा और वी एक्सपेक्ट कि उसका फ़ायदा हमें इन फ्यूचर भी मिलता है। हमने सेल्स की बात कर ली, परचेजेस की बात कर ली, हमारे रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स की बात कर ली, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इसके अलावा रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड की भी बात हो गई है। हमने थोड़ा सा खर्चों के बारे में भी बात कर लिया, दैट इज़ आर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर्स। इसी तरह से जब हम कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ परचेजेस और सेल्स कर रहे होते हैं तो सम टाइम वी हैव टू अलाउ सम डिस्काउंट और सम टाइम वी रिसीव सम टाइप ऑफ डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में हम जो मेनली जो दो तरह के डिस्काउंट्स ज़्यादा डिस्कस करेंगे या जिनको हम कैटर करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स में, दैट आर कैश डिस्काउंट एंड अदर वन इज़ ट्रेड डिस्काउंट। सो अगर हम पहले बात कर लें कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट इज़ द डिस्काउंट या हमारी डिडक्शन है
इन टोटल अमाउंट, जैसे हमारी एक टोटल अमाउंट हमने पे करनी है, पे बजा जैसे हमारा 5000 और उसको हमने पे करना है लेट्स से सम डेट ऑफ सितंबर, इट इज़ 20th of September, लेकिन दिस इज़ ड्यू ऑन 20th of September, लेकिन हमारा जो क्रेडिटर है वो हमें अलाउ कर देता है कि वो अगर हम इसको ड्यू डेट से पहले पे कर दें तो इट विल बी 10% डिस्काउंट ऑन टोटल ऑफ द अमाउंट। इस टाइप का जो डिस्काउंट है दैट इज़ कॉल्ड द कैश डिस्काउंट, जो हमें टोटल हमारी कैश में से जो हमने कैश पे करना था, क्योंकि ये उसमें डिडक्शन हुई है, उसमें हमें डिस्काउंट मिला है, सो दैट इज़ कॉल्ड द कैश डिस्काउंट। दिस इज़ अलाउड बाय creditor टू पेयर आप कह लें या डेटर कह लें, जिसने इसको पे करना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिस्काउंट इज ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें हमें एक लिस्टेड प्राइस में से डिस्काउंट मिल जाता है, या हम एक लिस्टेड प्राइस में से डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं फॉर सम रीजंस। अब इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन आप अपनी बुक पे पढ़ेंगे तो इट इज़ अ रीबेट और अलाउंस फ्रॉम द शेड्यूल्ड प्राइस। हमारे पास एक शेड्यूल्ड या लिस्टेड प्राइस है, लेट्स से कि हमारे क्रेडिटर ने हमने एक चीज़ जो है वो लिस्ट की है कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट या गुड जो है वो उसको 1000 में सेल करेंगे, बट देयर माइट बी सम रीज़न जिसकी वजह से वो हमें कुछ डिस्काउंट अलाउ कर देंगे इस लिस्टेड प्राइस में। लेट्स से दे सेड कि आप इसको 950 या 900 में खरीद सकते हैं, हमें 100 डिस्काउंट इसमें रिसीव हो जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड आर, सो दिस पर्टिकुलर अमाउंट जो हमें डिस्काउंट अलाउ हुआ है दैट इज़ कॉल्ड आर ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट की कुछ रीज़न्स हो सकती हैं, ये हमें तब अलाउ हो सकता है या ये हम तब अलाउ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो कस्टमर, हम एज अ कस्टमर हमारे सेलर के लिए बहुत पुराने कस्टमर हैं, या हमारे पास कोई हमारा पुराना कस्टमर है, रिलायबल कस्टमर है, तो हम उसको उसके ऊपर उसकी परचेज़ के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं। इसी तरह से ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई हमारी कंपनी की ट्रेड या कस्टम भी हो सकती है, और लेट्स से वो हमारे कोई फेलो ट्रेडर हो सकते हैं, कोई उनके साथ कोई बिज़नेस डील अच्छी हुई भी होगी, तो इस तरह से वो हमारे किसी न किसी लिंक से हमारे फेलो ट्रेडर करके इस तरह से भी हम उनको अलाउ कर सकते हैं, या वो हमें अलाउ कर सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट। देन ये भी पॉसिबल है कि हमने उनसे बहुत बल्क में चीज़ें खरीदी है, तो उस बल्क अमाउंट की परचेज़ या सेल की वजह से हमें ट्रेड डिस्काउंट अलाउ हो रहा है, या हम ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनके बगैर कोई भी प्रैक्टिकल या थ्योरी कंप्लीट नहीं हो सकती। अब हम उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो भी टर्म्स डिस्कस किए हैं दैट ऑल वर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, लेकिन अभी जो हम मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें से एक है एसेट्स। पहले हम एसेट्स की डेफिनेशन लिखेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। दीज आर द थिंग्स ऑफ वैल्यू पोजेस्ड बाय अ ट्रेडर। सो इसको आप अपने पास भी नोट कर लें अगर आपके पास बुक नहीं है, अदरवाइज इट इज़ मेंशन्ड इन योर बुक। दीज आर द थिंग्स ऑफ
वैल्यू, यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कोई वैल्यू है, आर पोजेस्ड बाय या अक्वायर्ड बाय द ट्रेडर या बिजनेस। इसमें बिल्डिंग आ सकती है, प्लांट आ सकता है, हमारी गुड्स आ सकती हैं, मशीनरी है, फर्नीचर है। इसके अलावा करंट एसेट्स में यानी जो बहुत ज़्यादा, इसके अलावा इसमें कैश भी आ जाएगा। हमारी जो मेंशन स्टोरी या एग्जांपल है जिसमें मिस सायरा हैज़ एक्वायर्ड और इज़ रनिंग द बिज़नेस, उसमें हमने देखा था कि मिस सायरा के पास कुछ कैश था या मिस सायरा ने कैश जो है वो कैपिटल के नेम पे अपने बिज़नेस के लिए सेपरेट कर दिया था। इसके अलावा गुड्स थी जो उन्होंने अपने बिज़नेस में रीसेलिंग पर्पस के लिए ख़रीदी थी। दैन शी हैड स्टोरेज रैक। तो ये सब चीज़ें जो है वो उनका एसेट्स हैं, बिज़नेस का एसेट्स है। इसके बाद जो वन ऑफ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टर्म इज़ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ को अगर आप रफली अंडरस्टैंड करें तो लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स ड्यू बाय बिजनेस टू इट्स प्रोप्राइटर एंड अदर्स, यानी ये एक तरह से वो बोझ है या वो उधार है या वो डेट है जिसको पे करना है, बिजनेस ने या प्रोप्राइटर ने पे करना है। तो बेसिकली दे आर द डेट्स ड्यू बाय अ बिजनेस। हम जैसे जैसे अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम डिस्कवर करेंगे कि एसेट्स की भी कुछ टाइप्स हैं और लाइबिलिटीज़ की, जिसमें से कुछ वो एसेट्स हैं जिनका फ़ायदा या जो कन्वर्टिबल टू कैश हैं उनको हम करंट एसेट्स कहेंगे, और ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम बहुत जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे प्लांट, मशीनरी और लैंड है, उनको हम नॉन करंट एसेट्स में डिफ़ाइन करेंगे। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे उधार होते हैं, जैसे हमने देखा था कि हमने कुछ पेएबल्स हैं, हमारे कुछ क्रेडिटर्स हैं जिनको हमने पे करना है। दोज क्रेडिटर्स या दोज पेएबल्स आर कॉल्ड आर करंट लाइबिलिटीज़। और कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनको हमने मोर देन 1 ईयर के बाद ही पे करते रहना है या मोर देन 1 ईयर के बाद ही पे करना है। Those are called the non-current liabilities. इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री आप इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करें कि ये जिस टाइम ऑफ द पीरियड की हम बात करें, ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास सेल करने के लिए जो गुड्स मौजूद हैं इन स्टॉक, दैट इज़ कॉल्ड द स्टॉक और इन्वेंट्री। जैसे हमने यहाँ पे एक अपनी एग्जांपल या स्टोरी लेकर चले थे जिसमें मिस सायरा के पास मिस सायरा ने कुछ प्रोडक्ट्स भी एज कैपिटल इन्वेस्ट की थी। उसके बाद उन्होंने उसमें से एज ड्राइंग उसमें से कुछ चीज़ें विदड्रॉ कर ली थी। ड्राइंग्स के बाद जो पर्टिकुलर अमाउंट में मिस सायरा के पास प्रोडक्ट्स रह गई थी for sale, that is called the stock or inventory. That's all is about our today's video, जिसमें we have discussed some important terms and concepts of principles of accounting. हमारी next वीडियो में we will discuss about accounting. अकाउंटिंग की एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन को हम देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अलावा हमारी मज़ीद थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसमें से इक्विटी एंड सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है,
उसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग को भी कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स टिल देन अल्लाह हाफिज़।